हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले मुद्रण तकनीक विकसित हुई थी? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। आज से करीब तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में जो है स्याही लगे काठ के ब्लॉकों पर कागज को रगड़कर किताबें तैयार की जाने लगी थी। तो सबसे पहले जो मुद्रण की तकनीक है वो चीन में विकसित हुई थी और चीन से ही ये पूरी दुनिया में फैली है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। दूसरा प्रश्न है, मुद्रण तकनीक का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ? जापान और कोरिया, भारत, जापान और कोरिया, चीन, जापान और कोरिया, भारत, चीन और अरब। ठीक है, चीन में तकनीक विकसित हुई है और चीन से ये जापान पहुंची है, जापान से ये कोरिया पहुंची है। तो आपका सही आंसर है ये सी वाला। तीसरा प्रश्न है, हस्त मुद्रण तकनीक जापान में कब और किसके द्वारा लाई गई? 8वीं शताब्दी में जापान आए अरब यात्रियों द्वारा, लगभग 768 से लेकर 770 ईस्वी में चीन से आए बौद्ध प्रचारकों द्वारा, 6वीं शताब्दी में चीनी रेशम व्यापारियों द्वारा, लगभग 8वीं शताब्दी में मिस्रवासियों द्वारा। देखिए, लगभग 768 से लेकर 770 ईस्वी के बीच में चीन से जो बौद्ध प्रचारक जापान में आए हैं, इनके साथ ही हस्तमुद्रण तकनीक यहाँ पर आई है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। चौथा प्रश्न है, मुद्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? व्यापारी अपने दैनिक जीवन में मुद्रण का उपयोग करते थे। चीनी राजतंत्र लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक था। ए और बी दोनों सत्य हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, शुरुआत में यहाँ पर जो मुद्रण तकनीक थी तो उसका इस्तेमाल चीनी राजतंत्र वाले करते थे, क्योंकि उस समय चीनी राजतंत्र में जो भी सिविल सेवक होते थे उनकी भर्ती जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होती थी। तो चीनी राजतंत्र जो है बड़ी मात्रा में मुद्रण सामग्री तैयार करवाता था। बाद के समय में जो है व्यापारी भी मुद्रण सामग्री इस्तेमाल करने लगे हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। पांचवा प्रश्न है, पश्चिमी शक्तियों के चीन में अपनी चौकियां स्थापित करते ही कौन सा शहर नई मुद्रण संस्कृति का केंद्र बन गया? संघाई, बीजिंग, ग्वांगझू, हांगकांग। देखिए, जैसे ही पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपनी चौकियां स्थापित की हैं तो पश्चिम वाले यानी यूरोप वाले अपने साथ जो मुद्रण की नई तकनीक थी, यानी मुद्रण के क्षेत्र में जो उन्होंने मशीन वगैरह बनाई थी, वो लेकर भी यहाँ आए हैं। और चीन में पहले से ही जो हस्तमुद्रण की तकनीक थी वो भी मौजूद थी। तो दोनों का सम्मिश्रण हुआ है। तो ऐसे में संघाई जो है नई मुद्रण संस्कृति का केंद्र बन गया है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। छठवां प्रश्न है, पांडुलिपियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पांडुलिपियों को पढ़ना आसान था। पांडुलिपियों को साथ ले जाना आसान था। पांडुलिपियां नाजुक नहीं थी। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। देखिए, यहाँ पर पहला वाला जो कथन है आपका ये गलत है। पांडुलिपियों को पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थीं। तो हाथ की जो लिखावट होती थी समय के साथ साथ धूमिल पड़ जाती थी या फिर समय के साथ साथ उड़ जाती थी। तो पांडुलिपियों को पढ़ना आसान नहीं था। इसके अलावा पांडुलिपियां जो हैं ताड़ के पत्तों पर या फिर चर्म पत्रों पर बनाई जाती थीं। तो इन्हें ज़्यादा एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने पर ये फट जाती थी। तो ऐसे में इन्हें आसानी से ले जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर बी वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी वाला लिखा है पांडुलिपियां नाजुक नहीं थी। देखिए, पांडुलिपियां नाजुक थी। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही है। उपरोक्त सभी कथन असत्य, यानी सभी के सभी विकल्प गलत हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 868 ईस्वी में छपी सबसे पुरानी जापानी पुस्तक थी? बाइबिल, डायमंड सूत्र, कोकोरो, कोजकी। देखिए, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र थी, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पे खुदे हुए चित्र भी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। आठवां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी तक शहरी चीन में प्रिंट के उपयोग में विविधता आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? मुद्रण का उपयोग अब केवल विद्वान अधिकारियों द्वारा ही नहीं किया जाता था। व्यापारी अपने दैनिक जीवन और व्यापारिक जानकारी में मुद्रण का उपयोग करते थे। पढ़ना एक अनिवार्य गतिविधि बन गया था। उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीन में शुरुआत में जो मुद्रण की हुई किताबें हैं
उनका अधिकाधिक इस्तेमाल जो है केवल और केवल राजतंत्र में ही होता था, केवल विद्वान अधिकारी उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे जनता भी शिक्षित होती गई है और जनता भी इसका इस्तेमाल करने लगी है। इसके अलावा व्यापारी भी अपने दैनिक जीवन में अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं और लोगों में अब जागरूकता आ गई है, साक्षरता फैलने लगी है, तो पढ़ना एक अनिवार्य गतिविधि बन गया था। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों विकल्प सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है, कितागावा उतामारू कौन थे? एक जापानी चित्रकार, एक भारतीय चित्रकार, एक कोरियाई चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? कितागावा उतामारू एक जापानी चित्रकार थे। इनका जन्म जो है 1753 ईस्वी में आज के टोक्यो, जिसको प्राचीन समय में एदो नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और उतामारू ने उकियो नाम की एक चित्रकला शैली को डेवलप किया था जिसमें शहरी जीवन को चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, उकियो नामक कला के लिए कौन प्रसिद्ध थे? चिंजहो, कितागावा उतामारू, गुटेनबर्ग, इनमें से कोई नहीं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कितागावा उतामारू ने उकियो नामक शैली को प्रसिद्ध बनाया, यानी इसको डेवलप किया, और उकियो नामक शैली में जो आम शहरी जीवन है उसको चित्रित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 11वां प्रश्न है, सुलेखन शब्द का अर्थ है सुंदर मुद्रण की कला, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, सुंदर हस्तमुद्रण की कला, अकॉर्डियन पुस्तक मुद्रित करने की कला। देखिए, सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का प्राचीन नाम है? ओसाका, नागानो, एदो, गिफू। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोक्यो का प्राचीन नाम एदो है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रवादी यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग का सबसे पहले उपयोग करने वाले थे? फ्रांसीसी, इतालवी, पुर्तगाली, स्पेनिश। 1295 ईस्वी में खोजी यात्री मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेकर इटली में वापस लौटा है। तो सबसे पहले इटली वालों ने चीन की जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है इसको सीखा है और बाद में समूचे यूरोप में इटली से ही यह टेक्निक फैल गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 14वां प्रश्न है, यूरोप में पांडुलिपियों का निर्माण संभव हुआ क्योंकि यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की, रेशम और मसालों की तरह कागज अमेरिका के रास्ते यूरोप पहुंचा, चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा, उपरोक्त सभी। ठीक है, कागज की जो खोज थी ये चाइना में हुई है और चीनी कागज जो है रेशम और मसालों की तरह 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग के जरिए यूरोप पहुंचा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1430 के दशक में यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? राजा राममोहन राय, कितागावा उतामारू, जोहान गुटेनबर्ग, मार्को पोलो। देखिए, जोहान गुटेनबर्ग का जन्म जो है एक उद्यमी परिवार में हुआ था और इसने बचपन से ही विभिन्न प्रकार की मशीनों को देखा था, जैसे तेल निकालने वाली जो मशीनें हैं, जैतून का तेल निकालने वाली मशीनें हैं। तो तभी से इसने जो है वो आइडिया अपने मन में बिठा लिया था कि अगर दबाव मशीन से तेल निकल सकता है तो दबाव मशीन का उपयोग करके हम छपाई भी कर सकते हैं। तो जो तेल निकालने की मशीन है वही इसके प्रिंटिंग प्रेस का आधार बनी है, वही इसके इंस्पिरेशन का आधार बनी है। तो 1448 ईस्वी तक जोहान गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर लिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग के मुद्रण यंत्र द्वारा मुद्रित प्रतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुद्रित पुस्तकें रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी थीं। मुद्रित पृष्ठ पर सजावट के लिए कोई जगह नहीं होती थी। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। धातु के अक्षरों में सजावटी हस्तलिखित शैलियों का अनुकरण किया गया था। देखिए, गुटेनबर्ग ने जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई है, इससे स्टार्टिंग में जो भी इसने प्रतियां छापी हैं वो वास्तव में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी थी। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। जो भी इसने पृष्ठ यहाँ पर इस मशीन की सहायता से छापे हैं उनमें सजावट के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। जो भी हाशिए होते थे, खाली जगह होती थी, उन पर फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए जाते थे और चित्र जो है अक्सर हाथ से पेंट किए जाते थे। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। प्रिंटिंग प्रेस में जो धातु के अक्षरों की जो डाई तैयार की गई थी उसमें सजावटी हस्तलिखित शैलियों का अनुकरण किया गया था।
तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यहाँ पर आपका केवल बी वाला गलत है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रण यंत्र के आविष्कार का परिणाम थे? प्रत्येक पुस्तक के निर्माण में लगने वाले समय और श्रम में कमी आई, मुद्रण से पुस्तकों की लागत कम हो गई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से क्या हुआ कि प्रत्येक पुस्तक के निर्माण में लगने वाला समय जो है और श्रम जो है इसमें कमी आई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुद्रण होने लगा है, तो इसकी वजह से पुस्तकों की लागत भी कम हो गई है। यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी ए और बी दोनों। 18वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल, रामायण, चैप बुक, कुरान। गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक जो मुद्रित की थी वो बाइबिल थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 19वां प्रश्न है, मुद्रण में धातु का फ्रेम जिसमें टाइप बिछाए जाते हैं और पाठ लिखा जाता है कहलाता है? कंपोजिटर, गैली, प्लाटेन, वेलम। देखिए, इसको गैली कहा जाता है, यानी एक तरह की डाई होती है जिसमें धातु का फ्रेम होता है जिसमें टाइप बिछाए जाते हैं और पाठ लिखा जाता है, इसको गैली या फिर डाई कहा जाता है, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 20वां प्रश्न है, मुद्रण में कंपोजिटर शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो कविताएं लिखता है, वह व्यक्ति जो किसी नाटक के लिए गीत लिखता है, वह व्यक्ति जो संगीत रचना करता है, वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ लिखता है। कंपोजिटर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ लिखता है, यानी गैली में जो भी लेटर वगैरह उनको सेट करता है, उनका ड्राफ्ट तैयार करता है, तो उसको कंपोजिटर कहा जाता है, तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 21वां प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर, जोहान गुटेनबर्ग, चार्ल्स डिकेंस, एल मर्सिए। देखिए, मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं इस पर लिखी, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 22वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? सम्राट, धार्मिक सुधारक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद। मार्टिन लूथर एक धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की जो बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। 23वां प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? मार्टिन लूथर, जॉर्ज इलियट, मैक्सिम गॉर्की, मार्टिन लूथर द्वितीय। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, अपनी 95 स्थापनाएं उसके खिलाफ लिखी हैं। तो इन्होंने जो चेतना जगाई है, इन्होंने जो आवाज़ उठाई है, उसी आवाज़ का परिणाम ये था कि यहाँ पर इसका विभाजन हो जाता है और ऐसे करके यहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 24वां प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट सुधार क्या था? रोम की सत्ता को चुनौती, कैथोलिक चर्च में सुधार हेतु आंदोलन, एक नया धर्म, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रोटेस्टेंट सुधार कैथोलिक चर्च में सुधार हेतु एक आंदोलन था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 25वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर का सर्वोत्तम और सबसे महान उपहार है? चार्ल्स डिकेंस, लुइस मार्सिए, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। देखिए, ये मार्टिन लूथर का कथन है। मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर का सर्वोत्तम और सबसे महान उपहार है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 26वां प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट सुधार रिक्त स्थान के प्रभुत्व वाले कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का एक आंदोलन था। पेरिस, रोम, लंदन, मार्सले। देखिए, ये जो चर्च था रोम में था, तो रोम के प्रभुत्व वाले कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार एक आंदोलन चलाया गया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने किस संस्था को शुरू किया? इंक्विजिशन, प्यूरिफिकेशन, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने इंक्विजिशन या धर्म अदालत की स्टार्टिंग की, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किसने 1558 से निषिद्ध पुस्तकों की एक सूची बनाना शुरू किया? रोमन चर्च, मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट, रोमन सम्राट। देखिए, 1558 तक आते आते जो मुद्रण है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था
और बड़े पैमाने पर लोग अपने विचारों को लिखकर मुद्रित करने लगे थे, तो इस बात से जो रोमन कैथोलिक चर्च डरा हुआ था। उसको लगता था कि इन सब विचारों से जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगी। तो इसने क्या किया है, 1558 से निषिद्ध पुस्तकों की एक सूची तैयार की है। उसमें कुछ राइटरों के नाम भी हैं जो कि धर्म विरोधी थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, रोमन चर्च। 29वां प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जुनून था। इसका मुख्य कारण था लोग किताबें पढ़ना चाहते थे और मुद्रकों ने उन्हें बड़ी संख्या में प्रकाशित किया। चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए और किसानों और कारीगरों को साक्षरता प्रदान की। यूरोप में साक्षरता दर 60 से लेकर 80% तक बढ़ गई। पठन सामग्री में विविधता थी, इसलिए पढ़ना लोकप्रिय हो गया। देखिए 18वीं सदी तक आते आते यूरोप में पढ़ाई को लेकर एक जुनून था। इसका रीजन ये था कि चर्च ने जो है गांव-गांव जाकर स्कूल स्थापित किए हैं और किसानों और कारीगरों को साक्षरता प्रदान की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 30वां प्रश्न है, पॉकेट आकार की पुस्तकों को कहा जाता है पंचांग, गाथा गीत, चैप बुक, बिब्लियोथेक ब्लू। देखिए इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्पेसिया, ये जो किताबें होती हैं पॉकेट आकार की किताबें होती हैं जिनको आसानी से जेब में रखा जा सकता है। तो ये चैप बुक हैं जो कि पॉकेट आकार की पुस्तकें हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक फेरी वालों द्वारा 1 पैसे में बेची जाती थी? चैप बुक, पंचांग, बाइबिल, उपरोक्त सभी। देखिए इंग्लैंड में चैप बुक, जिसको पेनी चैप बुक या फिर एक्पेसिया भी कहा जाता है, इसको 1 पैसे में या 1 पेनी में वहां पर बेचा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 32वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में बच्चे पाठकों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन गए। इसका मुख्य कारण है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई और प्रकाशन उद्योग के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन आवश्यक हो गया। 1857 में फ्रांस में बच्चों के साहित्य के लिए समर्पित एक बाल प्रेस की स्थापना की गई। जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स ने 1812 में बच्चों के लिए परिकथाएं प्रकाशित की। बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में कोई भी अश्लील सामग्री प्रकाशित नहीं की गई थी। देखिए 19वीं शताब्दी में बच्चे भी पाठक बन गए हैं। इसका मेन रीजन ये था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। इन कई देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। तो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने की वजह से जो भी प्रकाशन उद्योग था उनके लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन आवश्यक हो गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में नए पाठकों को लक्षित करते हुए लोकप्रिय साहित्य के नए रूप थे मनोरंजन के लिए रोमांस, इतिहास, पंचांग, गाथा गीत और लोक कथाएं। मनोरंजन के साथ समसामयिक विषयों जैसे युद्ध और व्यापार, इनको जोड़ने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं। लोकप्रिय साहित्य में शामिल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार। देखिए 18वीं शताब्दी में साहित्य जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा था। उसका रीजन ये था क्योंकि उसमें मनोरंजन के भी साधन भी थे। इसके अलावा समसामयिक विषयों को लेकर भी जानकारी दी गई थी। उस समय जो भी दार्शनिक और वैज्ञानिक खोजें थी या दार्शनिक जो विचार थे वो भी इसमें शामिल किए गए थे। इसलिए उस समय पाठक वर्ग में ये लोकप्रिय साहित्य जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न है, घटिया कागज पर छपी और सस्ते नीले कवर में बंधी कम कीमत वाली छोटी किताबों को फ्रांस में क्या कहा जाता था? चैप बुक, पंचांग, बिब्लियोथेक ब्लू, गाथा गीत। देखिए इन्हें बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता था। तो आपका सही आंसर है सी वाला। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुछ इतिहासकारों के इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति का आधार थी? मुद्रण संस्कृति ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों का प्रसार किया और परंपरा के बजाय प्रश्न पूछने, आलोचनात्मक तर्क और तर्क के शासन को प्रोत्साहित किया। इसने बहस, चर्चा और सामाजिक क्रांति के नए विचारों की एक सार्वजनिक संस्कृति को जन्म दिया। मुद्रण ने सीधे तौर पर लोगों के मन को आकार नहीं दिया बल्कि अलग तरह से सोचने की संभावनाएं खोली। इसने राजशाही और उसकी मानसिकता के प्रति शत्रुता पैदा की और उसका मजाक उड़ाया। देखिए यहाँ पर ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, लेकिन सी वाला गलत है। मुद्रण के आने से क्या हुआ कि लोग सोचने विचारने लगे और मुद्रण ने लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। इन लोगों के मन को सीधे तौर पर एक आकार दिया। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुद्रण ने सीधे तौर पर लोगों के मन को या लोगों के विचारों को आकार नहीं दिया, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 36वां प्रश्न है, पेनी मैगजीन्स खासतौर से किसके लिए होती थी? मजदूरों के लिए,
अभिजात वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। यूरोप में पेनी मैगजीन जो हैं ये महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आए 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। देखिए, किराए पर किताब देने वाले जो पुस्तकालय हैं ये 19वीं शताब्दी से अस्तित्व में आए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला उपन्यासकार नहीं थी? जैन ऑस्टिन, ब्रांड सिस्टर, जॉर्ज एलियट, जॉन मिल्टन। देखिए, जैन ऑस्टिन, ब्रांड सिस्टर, जॉर्ज एलियट ये सभी महिला उपन्यासकार हैं, जबकि जॉन मिल्टन जो है एक पुरुष लेखक हैं, ना कि महिला लेखक। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका डी वाला। 39वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पुस्तकालयों की भूमिका थी सफेदपोश श्रमिकों, कारीगरों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, आत्म सुधार, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो पुस्तकालय स्थापित किए गए थे तो उनका काम यही था कि सफेदपोश जो श्रमिक हैं या कारीगर हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए, जिससे कि ये लोग अपने जीवन में सुधार कर सकें और खुद की अभिव्यक्ति कर सकें, यानी खुद की भी रचनाएं कर सकें। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 40वां प्रश्न है, मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए नई रणनीतियां विकसित की। निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं शताब्दी का नवाचार नहीं है? सस्ते पेपरबैक संस्करण छापे गए, किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर एक नवीनता थी, महत्वपूर्ण उपन्यासों का धारावाहिक प्रकाशन हुआ जिससे उपन्यास लेखन का एक नया तरीका सामने आया, लोकप्रिय रचनाएं इंग्लैंड में स्लिंग श्रृंखला नामक सस्ती श्रृंखला में बेची गईं। देखिए, चूंकि यहाँ पे पूछा गया कि 20वीं शताब्दी में जो मुद्रक हैं या प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग क्षेत्र है, उसमें क्या नवाचार हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा नवाचार ये हुआ है कि अब जिल्द संस्करण की जगह सस्ते पेपरबैक संस्करण छापे गए हैं, किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर एक नवीनता थी, और लोकप्रिय रचनाएं जैसे इंग्लैंड में स्लिंग सीरीज के नाम से एक सस्ती श्रृंखला प्रकाशित की गई थी, जबकि उपन्यासों का धारावाहिक प्रकाशन जो है ये 20वीं शताब्दी से नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। तो इस वजह से सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 41वां प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का सर्वप्रथम उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा, भारतीय सुधारकों द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी द्वारा या अरबी व्यापारी द्वारा? देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र था बॉम्बे समाचार, बंगाल गजट, समतोल अखबार, समाचार चंडिका? भारत में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, 1780 में बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, रिचर्ड एम हो, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर भट्टाचार्य? देखिए, 1780 में बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 44वां प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित किया गया था? संवाद कौमुदी, समतोल अखबार, पंजाब केसरी, समाचार चंद्रिका? राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया है। इसके विरोध में रूढ़वादियों ने इनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका को निकाला है या समाचार चंद्रिका को प्रकाशित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 45वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में समतोल अखबार निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? उर्दू, फारसी, अरबी, स्वाहिली? देखिए, समतोल अखबार जो है ये फारसी भाषा में निकाला गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 46वां प्रश्न है, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहां से प्रकाशित हुआ? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास? देखिए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण
1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस सुंदरी देवकी की आत्मकथा है? आमार ज्योति, आमार दुनिया, आमार जिंदगी, आमार जीवन। देखिए, रस सुंदरी देवी ने 1876 में बांग्ला भाषा की पहली आत्मकथा आमार जीवन प्रकाशित की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी आमार जीवन। 48वां प्रश्न है, 1876 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा आमार जीवन किसने लिखी थी? ताराबाई सिंधे, रस सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, कैलाश वासिनी देवी। देखिए, ये रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में मुद्रण 1870 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था? उर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठा। देखिए, हिंदी भाषा में जो मुद्रण की शुरुआत है वो देर से हुई है। बाद बाकी सभी भाषाएं से उर्दू है, बंगाली, मराठा, इन सभी में मुद्रण जो है हिंदी से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। लेकिन हिंदी भाषा में 1870 के दशक के बाद ही मुद्रण स्टार्ट हो पाया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 50वां प्रश्न है, स्त्री धर्म विचार पुस्तक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है? जाति और वर्ग शोषण के बीच संबंध, आदर्श महिला और गृहिणी के रूप में कार्य करने के निर्देश, स्थानीय भाषा में प्रेस पर प्रतिबंध, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 51वां प्रश्न है, कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा द्वारा लिखित पुस्तक छोटे और बड़े का सवाल का मुख्य विषय था? कुलीन उच्च जातियों का जीवन, जाति और वर्ग शोषण के बीच संबंध, स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध, जाति व्यवस्था के अन्याय। देखिए, कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिखकर इसको छापा है और इसमें जाति और वर्गीय शोषण के बीच का जो रिश्ता है उसको समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 52वां प्रश्न है, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले की रचना है और ज्योतिबा फुले ने इसमें जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा है। तो आपका सही आंसर है डी वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा? ईवी रामास्वामी नायकर, राम चड्ढा, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, इन सभी व्यक्तियों ने जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है। जबकि रामचंद्र ने स्त्रियों को आदर्शवादी और पति व्रता बनाने की जो कहानी है वो अपनी स्त्री धर्म विचार पुस्तक में लिखी है। तो राम चड्ढा ने जाति व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने आदर्श गृहिणी या आदर्श महिला की क्या गुण होते हैं उस बारे में अपनी किताब स्त्री धर्म विचार लिखी है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में निम्न जातियों और गरीबों की दुर्दशा को दर्शाती है? गुलामगिरी, छोटे और बड़े का सवाल, सच्ची कविताएं, उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर दी हुई सभी पुस्तकें जो हैं भारत में निम्न जातियों और गरीबों की दुर्दशाओं को दर्शाती हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 55वां प्रश्न है, हिंदी में मुद्रण किस वर्ष शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदी मुद्रण 1870 के दशक से शुरू हुआ। एक बड़ा हिस्सा महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित था। हिंदी मुद्रण 1870 के दशक से शुरू हुआ और इसका मुख्य सरोकार प्रेस से जुड़े मुद्दों पर था। हिंदी मुद्रण 1900 से शुरू हुआ और यह महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित था। हिंदी में मुद्रण जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ है और इसका मुख्य सरोकार धार्मिक सुधार था। देखिए, हिंदी में जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है, मुद्रण स्टार्ट हुआ है, वो 1870 के दशक के बाद में स्टार्ट हुआ है और इसका एक बड़ा हिस्सा महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था? केसरी, जनसत्ता, स्टेट्समैन, अमृत बाजार पत्रिका। देखिए, केसरी का संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला।
57वां प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस पर आधारित था? अमेरिकी प्रेस कानून, चीनी प्रेस कानून, आयरिश प्रेस कानून, जर्मन प्रेस कानून। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आयरिश प्रेस कानून पर आधारित था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 58वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया गया था? स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए, स्थानीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है स्थानीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 59वां प्रश्न है, पुस्तकों के पेपरबैक संस्करण कब शुरू किए गए थे? महामंदी की शुरुआत में, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, महामंदी की शुरुआत के दौरान किताबों की सेल कम ना पड़ जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए किताबों के पेपरबैक संस्करण लॉन्च किए गए थे ताकि किताबों की सेल जो है उसमें गिरावट ना आए। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 60वां प्रश्न है, ओ मोर अपनर देश किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराबाई शिंदे, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, बंकिम चट्टोपाध्याय। ओ मोर अपनर देश जो है ये असम के कवि हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, उनकी रचना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स को खरीदने की पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।